हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूं, जो कि नीट में हूबहू वही सवाल आएंगे जो मैं बताऊंगा। इस बात को आप नोट कर लो। गारंटी है इस बात की, अगर मैं जो बताऊंगा वो ना आया तो कमेंट में आकर के कुछ भी बोलना, ये बात लिख के देता हूँ। तो हम करते हैं शुरू आज नया चैप्टर, जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर 11th के कर लिए, 3 चैप्टर 12th के कर लिए। लगातार 11 12 दोनों चैनल पर आ रही हैं, आप लगातार चैनल पर बने रहना। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस भी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो नीट के लिए ये इससे ज़्यादा आपको चाहिए भी कुछ नहीं, ये बहुत छोटा एग्ज़ाम है, ठीक है ना, इतना बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है। बस आपको धैर्य रखना है और उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ। आप भले ही यूट्यूब पर छान रहे हो कुछ का कुछ, और भले ही आपको मिल जाएगा कुछ, एक्टिंग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, काम की चीज़ें कम मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू कर चुके हैं तो देख लेना ध्यान से। मैं वही बताऊंगा जो पेपर में आएगा, जहां एक्सप्लेनेशन, जहां कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू, जो कि हमारी शुरू होती है यहाँ से। पहला पेज है, काफ़ी नॉर्मल सी बातें इसके ऊपर लिखी हुई है, उनको ध्यान से देखेंगे। लिखा है, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by the presence of root, stem, leaf, flowers and fruits. यहाँ ध्यान रखना कि एंजियोस्पर्म्स के पास रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं। फ्लावर तो आपको पता है एंजियोस्पर्म्स के पास ही होते हैं, ठीक है ना, और फ्रूट्स भी। Next, in chapter 2-3 we talked about classification of plant based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know such standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptations of the plant to their environment. Examples. ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल प्लांट पार्ट्स को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ एडेप्टेशंस के लिए प्लांट पार्ट अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन के लिए क्या चेंज करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। क्लाइंबिंग करने के लिए चेंज करते हैं वो पढ़ेंगे। और स्टोरेज के लिए प्लांट क्या क्या करते हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑन टेक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground is called as the shoot system. तो यहाँ root और shoot के बारे में सबसे पहले शुरू होने वाला है। करते हैं root से शुरू। चलिए, ये है हमारा heading the root। अब आप देखो भाई, एक बात नॉर्मल सी जान लो। अगर आपका एम्ब्रियो है और आपके एम्ब्रियो में मान लो हम कहें ये एम्ब्रियो का एक पार्ट है, मान लो यहाँ पर आप समझो, या फिर ऐसे बनाते हैं एम्ब्रियो के, अगर मैं ऐसे बनाऊं कि भाई ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक पार्ट इसका कोटिलिडन्स है और एक पार्ट इसका प्लेम्यूल है यहाँ पर, और एक पार्ट इसका रेडिकल है। तो रेडिकल से हमेशा ध्यान रखना है रूट अराइज होंगी, रेडिकल से रूट निकलेंगी। तो देखो यार, यहाँ से रेडिकल से क्या निकलेंगी, रूट्स निकलेंगी। रेडिकल से निकलने वाली रूट्स को अपन ध्यान रखना, आप प्राइमरी रूट्स कहते हो, ये बात आप इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखोगे। और फिर अगर इन रूट्स में आगे निकलने पर ऐसे ब्रांचिंग होती है, सेकेंडरी, टर्शरी और इस तरह से ब्रांचिंग होती जाती है, तो जो ये रूट सिस्टम बनता है ब्रांचिंग वाला, ब्रांचिंग पैटर्न वाला, इसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में, डाइकोट्स में ये टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे मोनोकोट की, तो मोनोकोट में रेडिकल जो होगा, रेडिकल से जो रूट निकलेंगी दे आर शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए रहेंगी, और वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, ऐसे उनमें ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होता और ये कुछ ही टाइम के लिए रहती हैं। पहले तो बात ये ध्यान से सुनो, प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, मर जाती हैं। उसके बाद जो मोनोकोट में रूट निकलती है वो बेस ऑफ द स्टेम से निकलती है, ये आप आगे पढ़ोगे। तो मोनोकोट में रेडिकल से निकलने वाली रूट तो मर जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो रूट निकलती हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आगे देखेंगे। चलिए देखो लिखा क्या है। लिखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, यानी इलोंगेशन का जो रेडिकल का इलोंगेशन होता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। उससे क्या बनती हैं, प्राइमरी रूट्स बनती हैं, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। इट बियर लेटरल रूट्स, अगर इसके पास लेटरल रूट निकलती हैं इन सेवरल ऑर्डर्स, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आगे ब्रांचिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी और फर्दर टर्शरी रूट्स। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट द
टैप रूट सिस्टम। तो भाई डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम आपने को देखने को मिलता है। याद करेंगे, एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिया है मस्टर्ड का। नॉर्मली डाइकोट्स आपको पता ही है बहुत सारे हैं, है ना, तो वो आप लगा देना अगर कोई ऐसा सवाल हुआ तो। लिखा है इन मोनोकोटिलेडन प्लांट द प्राइमरी रूट, ये स्टेटमेंट नीट में आएगा। प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो मोनोकोट में प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और उनको बहुत सारी रूट्स जो हैं वो उनको रिप्लेस करती है बाद में। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द, ये नीट में आएगा, ये मार्क करो, बेस ऑफ द स्टेम। मोनोकोट में जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? दे आर नॉट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल से नहीं निकलती है, बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं। याद करना है, नीट में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और क्योंकि आपको पता है रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से प्लांट के निकलने वाली जो रूट्स होती हैं उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, तो इसीलिए ये रूट्स आपकी एडवेंटिशियस रूट्स हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फाइब्रस रूट्स हैं क्या वो एडवेंटिशियस हैं? तो आप कहोगे हाँ वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, लिखा है एज सीन इन द व्हीट प्लांट, किस में दिखती हैं? व्हीट प्लांट में दिखाई देती हैं। तो व्हीट मोनोकोट का एग्जाम्पल है। इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस, यहाँ से मार्क करोगे आप, मॉन्स्ट्रा इसे मार्क करोगे, बैनियन ट्री इसे मार्क करोगे। रूट अराइज फ्रॉम द प्लांट पार्ट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल से अलावा अगर रूट प्लांट में निकलती हैं तो उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो आपकी रेडिकल के अलावा दूसरे प्लांट पार्ट से निकलती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज, सपोर्ट करना टू द प्लांट पार्ट, स्टोर करना फूड को और सिंथेसाइज करना कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह। ये तो ये ध्यान रखना, आपके क्या बोलते हैं उसे, रूट क्या करती है? रूट स्टोर करती है। कई बार जहाँ फूड स्टोर करेगी तो वो जैसे आप देखोगे मूली वगैरह जो होती हैं दे आर रूट्स, है ना, तो ये फूड स्टोर करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इनक्रेज करती हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ डायग्राम्स हैं आपके एनसीईआरटी में, ये आपको दिख रहा है, ये टैप रूट सिस्टम दिखाया है, ये आपका दिखाया है फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये हैं आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। तो इस फोटो में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर है रीजन ऑफ द रूट, रूट के रीजन्स। अब यहाँ देखो ये डायग्राम आपकी किताब में है, ये छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आप ध्यान रखना कि ये जो सामने वाला रीजन है इसे हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। और यहाँ पर आपका जो ये रीजन है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पर, ये मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है। ये वाला रीजन, यहाँ सेल डिवाइड करती हैं। तो पहली ध्यान तो यही रखना है आपको कि मैरिस्टेमेटिक रीजन के आगे रूट कैप होती है, पीछे नहीं होती, ये गलती ना करना। मैरिस्टेमेटिक रीजन के आगे रूट कैप होती है, ये ध्यान रखेंगे। रूट कैप और मैरिस्टेमेटिक रीजन के बीच में एक जगह होती है जो कि आपकी शांत क्षेत्र यानी क्विसेंट सेंटर कहलाती है। वो यहाँ पे दिया नहीं एनसीईआरटी ने, यहाँ पर होता है क्विसेंट सेंटर यहाँ पर। तो यहाँ बहुत लो एक्टिविटी वाली सेल्स रहती हैं। तो ये मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली सेल्स हैं। इसके पीछे जाओगे तो यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन मिलेगा, ये पीछे वाला पार्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके पीछे वाला पार्ट है रीजन ऑफ मैचुरेशन ये। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको निकलते हुए दिखाई देंगे रूट हेयर्स। तो ये सवाल यहाँ बनेगा, पहली बात तो रूट हेयर्स जो है वो कहाँ से निकलते हैं? तो भाई रूट हेयर्स कहाँ से निकलते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन से कर दोगे, बिल्कुल आसान सवाल है, आएगा। फिर हम देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया है। कई सवाल, 2-3 सवाल यहाँ से बनेंगे। लिखा है द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। ये ध्यान रखना। एंड इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक द वे थ्रू द सॉइल। रूट कैप जो होती है वहाँ से कुछ म्यूसिलेज, कुछ चीज़ें सिक्रीट आउट होती रहती हैं, सिक्रीशंस होता है, और वो सिक्रीशंस जो है रूट को इजीली गो थ्रू करने में मदद करता है जाने में नीचे। फिर लिखा है फ्यू मिलीमीटर अबव, ये मार्क करना है आपको नीट के लिए, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, अबव द रूट कैप। और ये ध्यान रखना कि ये डिस्टल एंड है, अगर आप इसे रेडिकल से देख रहे हो और ये डिस्टल है
और ये रेडिकल के प्रॉक्सिमल है, मतलब ये रेडिकल के पास वाला रीजन है और ये रेडिकल से दूर वाला रीजन है। तो लिखा है कि द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, सॉरी यहाँ लिखा है कि द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल, यहाँ से आपको नीट में सवाल मिलेगा। इसको कैसे याद करना है पता है? इसको ऐसे याद करना है, सेल वेरी स्मॉल, फिर याद करना है थिन वॉल्ड, फिर याद करना है डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, फिर याद करना है डिवाइड करती है लगातार। फिर ये कह रहे हैं कि इससे थोड़ा प्रॉक्सिमल जाओगे यानी इलोंगेशन रीजन आएगा, वहाँ पर रैपिड इलोंगेशन ऑफ सेल्स होता है एंड इनलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। तो देखो ये लाइन आप मार्क करो, कौन सा रीजन इलोंगेशन कराता है, रूट की लंबाई बढ़वाने में मदद करता है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन रूट की लंबाई बढ़वाने में मदद करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल ऑफ दिस, देखो मैं जहाँ बोल रहा हूँ ना इसको मार्क कर लो, ये आएगा, ये आएगा, ध्यान रखना यही आएगा, ऐसे ही आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। बस अपना बुद्धि का प्रयोग कम करना, क्योंकि कोई आपके लिए खड़ा हुआ है तो वो आपके लिए खड़ा हुआ है और उसको पता है कि क्या आएगा, ठीक है ना, और वो वही बता रहा है। मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा कुछ, समझ रहे हो? मैं तो जानता भी नहीं आप कौन देख रहे हैं कौन नहीं देख रहा है। मेरा मन है, मेरा भाव है कि मैं इसको सबको बताऊं जो मुझे पता है, जो कि इतना इजी है, जिसको छुपाया जाता है, जिसके लिए क्लासेस चलती है, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या होता है। ये बहुत आसान है, अगर आपने थोड़ा पढ़ाई कर रखी है तो आप इसे अभी इस तरह से पढ़ोगे जैसे मैं बताऊंगा, तो आपका डैम श्योर सिलेक्शन होगा अगर आपने इसको ऐसे याद कर लिया तो। और कंसेप्ट छोड़ूंगा ही नहीं मैं, जहाँ कंसेप्ट है बताता हुआ चलूँगा। दे आर वेरी इजी कंसेप्ट्स, कोई चक्कर ही नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं है, आप टेंशन ही ना लो, देखना शुरू करो बस और देखते रहो। देखो दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली, देखो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट, यहाँ डिफ्रेंशिएट पूछेंगे, यहाँ की सेल डिफ्रेंशिएट होती हैं और डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर होती हैं, एंड हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योर। इसकी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और वो मैच्योरेशन में जाती हैं, फिर वो कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, यहाँ से कुछ एपिडर्मल सेल्स, ध्यान रखना है रूट हेयर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, यानी रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं, ध्यान रखेंगे, दे आर यूनिसेलुलर एंड दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मिस ऑफ द रूट, मॉडिफाइड एपिडर्मिस होती है, ध्यान रखना। ये सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, पूछा जाएगा। फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट हेयर। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। तो सिंपल है, इनका काम तो आपको पता ही है, सरफेस एरिया बढ़ाने का है और ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, पुरानी एनसीईआरटी में था, नीट में आएगा, सिलेबस में दिया गया है, नहीं एनसीईआरटी में काट दिया था, पर आप ध्यान रखना आपको पढ़ना है क्योंकि ये आएगा, सिलेबस में ऐड हो चुका है, ठीक है। देखो जी लिखा है रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल। दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाई होती है, स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती है, ठीक है, फूड को, और रेस्पिरेशन के लिए। 3 मॉडिफिकेशन इन्होंने यहाँ बताए हैं। सबसे पहला सवाल बताया इन्होंने कि टैप रूट, ये आप मार्क करो, टैप रूट, टैप रूट ऑफ कैरेट, कैरेट की टैप रूट, टर्निप की टैप रूट, दैट मीन्स टर्निप और कैरेट टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो ये ऐसे पूछेंगे इनमें से कौन टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, तो कैरेट और टर्निप किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का। फिर यहाँ सवाल आएगा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज अ ट्यूबर एंड दैट इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। तो वो क्या है? वो आपकी मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आपका स्वीट पोटैटो है वो क्या है? वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, और जो कैरेट है वो किसका है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। चलो, get swollen and store food. Can you give some more example? Have you ever wondered what those hanging structure that support the banyan tree? तो यहाँ से मार्क करना है, banyan tree में जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है उन्हें कहते हैं prop roots। इसी तरह से अगर आप देखोगे मेज के स्टैम में, मेज में और शुगर केन में, ये इन दोनों को मार्क करो। मेज में आप देखोगे, अगर ये मेज का प्लांट है बाबू, तो मेज के प्लांट में जैसे नोड्स हैं और इस पर मान लो आप ऊपर गन्ना भी, गन्ना है, चलो मान लो गन्ना है, ठीक है, तो इसमें यहाँ जो लोअर नोड है, यही गलती ना हो, जो मोनोकोट की फाइब्रस रूट्स हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं, और जो यहाँ से निकलती हैं दे आर फ्रॉम द लोअर नोड। ये स्टिल्ट रूट,
स्टिल्ट रूट कहाँ से निकलती हैं? लोअर नोड से। भाई ये ऐसी गलती ना कर देना, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्टिल्ट रूट कहाँ से निकलती हैं? लोअर नोड से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? लोअर नोड से निकलती हैं। तो ये पूछा जाएगा कि मेज में और शुगर कैन में जो स्टिल्ट रूट होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? लोअर नोड। ये जानबूझ के ऐसा लिख देंगे बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम लिख देंगे तो आप गलत कर दोगे, ध्यान रखना अच्छे से। फिर लिखा है कुछ पौधों में जैसे कि राइजोफोरा, ये मैनग्रूव प्लांट्स, अगर यहाँ पर आपके पास मैनग्रूव लिखा हुआ है तो भी आप ध्यान से करेंगे, यही बात हो रही है इसी की। या फिर आपके पास एक और एग्जांपल है एविजीनिया, अगर वो लिखा हुआ आता है तो भी आप ध्यान रखना वो इसी के बारे में बात हो रही है। राइजोफोरा, एविजीनिया, इनमें स्वैम्पी एरिया में पाए जाने वाले पौधे, इनमें मैनी रूट्स कम टू द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। कुछ रूट्स इसमें ज़मीन से बाहर निकलती हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो ये लास्ट वाले देखो, ये ज़मीन से बाहर निकली हुई है। अगर ये ज़मीन से बाहर निकली हुई हैं तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। नीचे दलदल है मान लो, तो यहाँ इनमें क्या होता है, इन पौधों में सीड का जर्मिनेशन भी वीवी पैरस है, ये भी आप ध्यान रखोगे, वीवी पैरस जर्मिनेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन के प्राप्त करने के लिए ज़मीन से बाहर निकलती हैं। देखो यहाँ लिखा है कि ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड सच रूट्स कॉल्ड द न्यूमेटोफोर, इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। सवाल है न्यूमेटोफोर्स किस में है? राइजोफोरा में। सवाल है क्यों? आप मार्क करोगे ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए ये ज़मीन से बाहर निकली होती हैं, क्योंकि नीचे जो एरिया है वो स्वैम्पी एरिया है, ध्यान रखना बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोटो दिए हैं। फोटो में आप देखोगे ये टर्निप है, ये कैरेट है और ये स्वीट पोटैटो है। इसकी शेप का कोई सवाल कहीं पूछा जाए तो वो नैपी फॉर्म, ठीक है। और अगर इसका पूछा जाए कैरेट का तो ये कोनिकल शेप रखती है। और अगर यहाँ रेडिश होता, मूली होता, तो रेडिश की शेप होती स्पिंडल शेप, दोनों तरफ से पतली होती है, वो रेडिश की होती स्पिंडल। और ये ट्यूबर टाइप है जो आपका कौन है? स्वीट पोटैटो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। इन फोटो से ये सवाल बना सकते हैं, मैं भी बना दे तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है द स्टेम। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम ए रूट? वो कौन सी फीचर्स होती हैं जो एक स्टेम को अलग करते हैं रूट से? द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, यानी प्लूम्यूल से निकलने वाला ऊपर को जाने वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टेम। उसके पास ब्रांच होती हैं, उसके पास लीव्स होती हैं, उसके पास तो लिखा है कि इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल। कहाँ से डेवलप होता है? प्लूम्यूल से डेवलप होता है। ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड द स्टेम बियर नोड। अगर आप स्टेम देखोगे कोई भी तो आपको क्या दिखेगा? नोड्स और इंटरनोड्स। बीच में क्या है? इंटरनोड्स हैं। और ये क्या है? ये नोड्स हैं। तो आपको नोड और इंटरनोड, कैसा भी स्टेम हो, कोई भी स्टेम हो, स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई कि वहाँ नोड और इंटरनोड होती हैं। समझ रहे हो ना बात? ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर ध्यान रखना कि यहाँ पर नोड जहाँ होगी, यहाँ एक पत्ती होगी छोटी, मान लो ये लीफ है, और इसके एक्साइल में यहाँ पर, इसके एक्सिस पे यहाँ पर एक्सिलरी बड होगी। तो ये ध्यान रखना, अगर आप एक्सिलरी बड देख रहे हो स्टेम पर तो वहाँ हमेशा एक लीफ होगी। फ्यूचर में ये एक्सिलरी बड जो है, इससे यहाँ पर ये फ्लोरल बड बनेगी तो ये फ्लावर बना सकती है, या फिर ये एक ब्रांच बना सकती है भविष्य में जाके। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और लीव्स कहाँ होती है? नोड्स पर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो लिखा है कि द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। वो रीजन जहाँ लीव्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं नोड्स। वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। द स्टेम बियर बर्ड्स। स्टेम पर बर्ड्स होती हैं विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। या तो वो किनारे पर होंगी। टर्मिनल का मतलब होता है कि अगर मान लो ये स्टेम है तो यहाँ पर हो ऊपर, या फिर किसी लीफ के एक्सिस पे हो, यहाँ पर बीच में एंगल पे, तो एक्सिलरी बर्ड होंगी या फिर टर्मिनल बर्ड्स होंगी। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी डार्क ब्राउन। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट branches bearing leaves, flower and fruits. It conducts water, mineral and photosynthesis.
फोटोसिंथेट्स होते हैं सुक्रोज वगैरह, यानी जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात हो रही है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कुछ स्टेम के बारे में यहाँ मॉडिफिकेशन के बारे में बात होगी, देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ोगे आप, ध्यान से देखो, ये लिखा है द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में लिखा है कि द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं, आप यहाँ से मार्क करोगे ये अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम, जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, टर्मरिक इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन कंद इज अंडरग्राउंड स्टेम, कोलोकेशिया, कचालू ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम। देखो पोटैटो इज ए ट्यूबर, जिंजर इज अ राइजोम, टर्मरिक इज अ राइजोम, जमीन कंद एक कॉम है, कॉम, कोलोकेशिया इज अ कॉम। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है, भूल जाना, नहीं भी याद रख सकते छोड़ देना। दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम, दे ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर आपको उगाना है इसको, तो इनको वो अनफेवरेबल टाइम अगर काटना हो तो ये काट लेंगे और फिर अगले साल इनसे नया प्लांट उग जाएगा। टू टाइड ऑफ द कंडीशन अनफेवर फॉर द ग्रोथ। स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स अगर आप देखोगे तो सवाल यहाँ से याद करना है कि भाई स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, ये याद करोगे। और दे आर प्रेजेंट इन गोड्स, यानी जिनमें बेल होती है, जैसे कुकुम्बर, खीरा, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। इनमें जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स लाइक ऐसी स्ट्रक्चर जो आप देखते हो इनके अंदर, वो स्ट्रक्चर आपकी क्या, किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। ध्यान रखोगे किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है कि एक्सिलरी बड और स्टेम में ऑल्सो बी गेट मॉडिफाइड टू इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। कुछ जगह एक्सिलरी बर्ड थॉर्न्स बनाती है, जैसे कि सिट्रस में और बोगेनविलिया में एक्सिलरी बर्ड से थॉर्न्स बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस और थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया आर होमोलोगस टू द टेंड्रिल्स ऑफ वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन। होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जो ओरिजिनेट एक जगह से होते हैं, फंक्शन डिफरेंट करते हैं। ध्यान रखना, ये सवाल ऐसे पूछा जाएगा। चलो, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाइड द स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड। अब देखो, जहाँ पर स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाता है, यानी फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड स्टेम, ये वर्ड याद करो, फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड स्टेम इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेड। फोटोसिंथेटिक स्टेम विद मैनी नोड्स और इंटरनोड्स, अनलिमिटेड इंटरनोड्स, तो ध्यान रखना उसे कहते हैं फाइलोक्लेड। अगर वो फ्लैटेंड है तो ओपुंशिया में मिलेगा, अगर आपका वो सिलेंड्रिकल है तो वो यूफोर्बिया में मिलेगा। इन दोनों वर्ड को याद करो, ये सवाल बहुत पक्का है, पूछा जाता है। समझ गए बेटा? चलो, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस। अब आप इन फोटो को देख लो, पहले पीछे वालों को। जिंजर मैंने बताया, जिंजर एक राइजोम है, जमीन कंद कॉम है, पोटैटो इज अ ट्यूबर, एक्सिलरी बॉडी मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, ये ग्रेप वाइन है, कद्दू की बेल होगी या तो। स्टेम मॉडिफाइड टू स्पाइन, ये कांटे बने हुए हैं। और ये ओक्सैलिस, खट्टी बूटी में आपको रनर दिखाई दे रहा है, रनर। ठीक है, ओक्सैलिस में रनर होता है, आप आगे पढ़ोगे इसको। ठीक है, जब आप देखोगे कि जैसे मान लो ये देखो, जब आपका प्लांट रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है स्टेम, तो वो कैसे कर रहा है? देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, उसमें जब नोड से देखो, नोड टू नोड, देखो ये नोड टू नोड जब रूटिंग हो रही हो और ये ज़मीन पर ऐसा होता हो, तो ये जो स्टेम है इसको बोलते हैं रनर। ठीक है, ऐसा। अगर आपका स्टेम नोड टू नोड ऐसे आर्क बना ले, ऐसे आर्क बना ले,
और नई आर्क जहाँ ज़मीन को छुएगी वहाँ नोड होगी और नोड से नया लीफ निकलेगा, इसे बोलते हैं स्टोलोन, इसको बोलते हैं स्टोलोन। बस आर्क देखनी है आपको, आर्क है तो। अगर अंडरग्राउंड स्टेम से एक ब्रांच, ध्यान रखना, अंडरग्राउंड स्टेम से एक ब्रांच हॉरिजॉन्टली चले और फिर ओब्लिकली ज़मीन के बाहर आए ऐसे, तो इसको बोलते हैं सकर, इसे बोलते हैं सकर, ठीक है। और अगर पानी के अंदर रनर जैसा हो रहा हो थोड़ा सा कि नोड टू नोड, जहाँ स्मॉल इंटरनोड है और वहाँ नोड से नई रूटिंग निकल रही हो, ऐसे रूट निकलती हूँ, तो ये कहलाता है पानी के अंदर ऑफसेट। इकोर्निया वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, पिस्टिया इकोर्निया में। तो ये आपके 4 प्रकार के एग्जाम्पल है, यहाँ दिए गए हैं, ध्यान से देखो कैसे समझाया है इन्होंने। कहा अंडरग्राउंड स्टेम सम प्लांट सच एज ग्रासिस, ग्रासिस यानी दूब, ग्रासिस, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा में देखोगे कि जब वो स्प्रेड होते हैं, न्यू निश में जाते हैं, तो पुराने वाले पार्ट डाई कर जाते हैं और नया प्लांट बढ़ता जाता है। यहाँ मार्क करना है आपको इन प्लांट, मिंट ये मार्क करोगे एंड जैस्मिन मार्क करोगे। एक सिलेंडर लिटिल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये याद करोगे, कहाँ से निकली ब्रांच, बेस से निकली ब्रांच, ऊपर जाएगी थोड़ी देर के टाइम पर और वहाँ एक आर्क बनाएगी, ये ध्यान करना है। मिंट और जैस्मिन में आर्क बनाएगी और ज़मीन को छू लेगी, ये ध्यान रखना। तो ये है आपका स्टोलोन, स्टोलोन का एग्जाम्पल है मिंट और जैस्मिन, पक्का सवाल है, याद रखना। अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ फ्लावर एंड टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट। अगर पानी वाले प्लांट में नोड टू नोड देखोगे और नई नोड पे प्लांटिंग हो रही है, मतलब रूटिंग हो रही है और स्टेम निकल रहा है, तो उसे कहते हैं ऑफसेट। इन्होंने नाम नहीं बताया, इन्होंने बस एग्जाम्पल दिए हैं। पूछेंगे ऑफसेट का एग्जाम्पल बताओ, पिस्टिया इकोर्निया, या फिर ये लाइन लिख देंगे, ये लाइन किसके लिए है, ऑफसेट के लिए। बनाना, क्राइसेंथीमम और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में, बनाना, क्राइसेंथीमम और पाइनएप्पल में देखोगे एक ब्रांच फ्रॉम द बेसल, बेसल एंड अंडरग्राउंड, यानी ज़मीन के अंदर से एक प्लांट पार्ट निकलेगा, ब्रांच, लिटिल ब्रांच जाएगी, फिर वो ऑब्लिकली ऊपर आएगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी, फिर ऑब्लिकली ऊपर आएगी, उसे कहते हैं सकर। और वो अगर ज़मीन में रूटिंग करेगी और प्लांट बनाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज अ सकर। तो यहाँ स्टोलोन, सकर, रनर सब दिया है, एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल भूलने कतई नहीं है भाई, ये याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी द लीफ। द लीफ, द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। आपको पता है स्टेम की नोड पर लीफ निकलती है। इट डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बर्ड इन एक्साइल, नोड पे बनती है, इसके एक्साइल में एक बर्ड होती है। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, एक्सिलरी बर्ड बाद में एक ब्रांच बनाएगी, बना सकती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द अरेंज इन एग्रोपेटल ऑर्डर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। अ टिपिकली लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। आप आगे देखोगे ये लीफ है, इसमें आप देखोगे ये वाला पार्ट है लीफ बेस, ठीक है, यहाँ पर, और ये आपका है लीफ की डंडी, इसको बोलते हैं पिटियोल। ये है आपका लैमिना और ये आपकी छोटी सी पत्ती है, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल है तो लीफ स्टिपुलेट कहलाएगी, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है। और यहीं पर ही होगी आपकी एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। तो ये आपकी लीफ है नॉर्मली, इसमें आपको ये वाले पार्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है कि दैट बियर 2 लिटिल स्मॉल, सॉरी यहाँ लिखा है कि अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, लीफ का बेस, पेटियोल, लैमिना, एंड द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस से जुड़ी होती है, एंड मे बियर 2 लिटिल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। मे बियर जरूरी नहीं सबके पास होंगी, किसी पे है नहीं है कोई चक्कर नहीं है, जिसके पास होंगी तो स्टिपुलेट होगा, अदरवाइज एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होगी। इन मोनोकोटिलेडन द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट की लीफ में पेटियोल नहीं होता, लीफ जो है वो लीफ ही आ करके स्टेम को कवर करती है, ऐसे मतलब लीफ पूरा इसके ऊपर चढ़ी रहती है, या आधा कवर करती है पूरा कवर करती है, इट डिपेंड्स। इसके एग्जाम्पल हैं अलग अलग, आपको नहीं जानने, ठीक है, ध्यान रखना। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ का बेस फूला हुआ होता है, स्वॉलन होता है, जिसे हम कहते हैं पल्विनस। तो जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, लेग्यूमिनस का है तो मान लो पी में, ठीक है, पी में, ऐसे पूछेंगे पी में पल्विनस है तो आप बताना हाँ जी है। लिखा है द पेटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड लाइट लॉन्ग दैम फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, यानी पेटियोल का काम है लीफ को ऐसे ऐसे लहराना,
thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. The lamina of the leaf blade is a green expanded part of the leaf with veins and veinlets. यानी इसके अंदर अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर वेन्स मिलेंगी और वेनलेट्स भी पतली पतली, इनसे भी मतलब ये पतली पतली और आगे बारीक बारीक ऐसे देखने को मिलेंगी. दीज आर वेन्स एंड वेनलेट्स. एंड फिर लिखा है कि देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, जो बीच वाली वेन होती है मोटे वाली, इसे हम मिडरिब कहते हैं. ठीक है, ये मिडरिब है आपकी, ये ध्यान रखोगे. लिखा है कि एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मिडरिब. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एक्सेट्रा. द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव. अलग अलग पत्तियों में इंसिजन्स अलग अलग होते हैं. मैं बताता हुआ चलूँ, ये जो आपको कट से दिख रहे हैं ना, कट ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड ना, ये जो आपको कट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बोलते हैं इंसिजन्स. क्या बोलते हैं? इंसिजन्स. तो भाई इंसिजन्स के आधार पे क्या हो गया यार, इसमें ये हैंग हो गया. इंसिजन्स के आधार पे लीफ डिपेंड करती हैं कैसी कैसी होती हैं. अगर मैं कहूँ आपको, अगर ये कट, अगर ये इंसिजन्स जो है, अगर ये इंसिजन इसे छू लें, मिडरिब को छू लें, तो लीफ हो जाएगी कंपाउंड. ध्यान रखना भाई, या तो इंसिजन्स हों और या इंसिजन ना दिख रहे हों. अगर दिख रहे हैं और मिडरिब को नहीं छू रहे हैं तो भी लीफ सिंपल है. अगर दिखाई दे रहे हैं, मिडरिब को नहीं छू रहे हैं, तो भी लीफ सिंपल है. और अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भी लीफ सिंपल है. लेकिन अगर ये मिडरिब को जाके छू लेते हैं, अंदर जाके छू लेते हैं, तो लीफ बन जाएगी कंपाउंड लीफ. ये ध्यान रखना बस आप. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है वेनेशन. वेनेशन इज ऑफ टू टाइप. दो तरह का वेनेशन है. कैसा कैसा? अगर आप देखोगे तो अगर आप मोनोकोट में जाओगे तो मोनोकोट में होता है पैरेलल वेनेशन, यानी मिडरिब के पैरेलल वेन्स होती हैं. और जो आपने अभी देखा है ये वाला वेन्स और वेनलेट्स वाला, ये है डाइकोट का वेनेशन. देखो, इ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन. सबसे पहले तो यही पता हो, डेफिनेशन पता होनी चाहिए. When the वेनलेट फॉर्म ए नैरो नेटवर्क, फॉर्म ए नेटवर्क, द वेनेशन इज टर्म्ड एज द रेटिकुलेट. अगर जाल जैसा बना है तो नेटवर्क कैसा कहलाएगा? रेटिकुलेट. जैसा आपने अभी इसमें देखा पीछे, रेटिकुलेट है. एंड व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द ईच अदर विद इन अ लेमिना, द वेनेशन इज कॉल्ड एज अ पैरेलल. तो पैरेलल आपको मिलेगा मोनोकोट की लीफ में और रेटिकुलेट मिलेगा आपको डाइकोट की लीफ में. यहाँ ज़्यादा कहानी बताई नहीं है, बहुत छोटा सा है. पैरेलल अगर देखना चाहते हो तो मान लो ये लीफ है, ये मिडरिब है, तो आपको पैरेलल वेनेशन ऐसे मिलेगा. ये है आपका पैरेलल वेनेशन. ठीक है ना. चलो, लिखा है टाइप्स ऑफ लीफ. अब मैंने बताया था कि इंसिजन्स अगर हों और इंसिजन जो है मिडरिब को छू ले तो लीफ ऐसी बन जाएगी, इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ, वरना लीफ सिंपल है. अब इसमें देखो, दीज आर द, ये यहाँ से यहाँ तक मान लो ये एक लीफ है एक्चुअली, ऐसे ऐसे ये एक लीफ है. और इस लीफ के जो कट्स होंगे वो ऐसे छुए होंगे मिडरिब को, तो मिडरिब अब कहलाएगी रैकिस. क्या कहलाएगी? मिडरिब कहलाएगी रैकिस, RACHIS. और ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये कहलाएंगी लीफलेट्स. ये ध्यान रखना है आपको. और लीफ बन गई पिन्नेटली कंपाउंड. पिन्नेटली कंपाउंड. अगर मान लो आपके जो लीफलेट्स हैं, अगर इंसिजन्स आपके पिटियोल की टिप को छू लें ऐसे, तो लीफ बन जाती है पामेटली कंपाउंड. पामेटली कंपाउंड. पामेटली कंपाउंड. तो पामेटली कंपाउंड लीफ और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, इसका एग्जांपल नीम दिया है किताब में, इसका एग्जांपल सिल्क कॉटन दिया है. बहुत आसान है. देखो, a leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised. The incisions do not touch the midrib. When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking into the number of leaflets, the leaf is called compound. तो लीफ को क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे. A bud is present in the axil of the petiole. मतलब ये कह रहे बड यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ कहीं नहीं हो सकती, यहाँ, क्योंकि बड तो लीफ के नीचे होती है ना, बड लीफलेट पे नहीं होगी. ओके, देखो, ये बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ द पेटियोल in both simple and compound leaf, but not in the axil of the leaflet of the compound leaf. The compound leaf may be of two type, either pinnately compound leaf और palmately compound leaf. Pinnately compound leaf में क्या है? रैकिस बनेगी, है ना, जो मिडरिब थी जैसे कि नीम में. और palmately compound leaf में जाओगे तो लीफलेट अटैच करेगी कॉमन पॉइंट, दैट इज द टिप ऑफ द पेटियोल. तो ये समझना है, पेटियोल की टिप को अगर छू ले तो वो कौन सी है?
पामेटली कंपाउंड। एग्जाम्पल दिया है सिल्क कॉटन, इसका एग्जाम्पल दिया है नेम। ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिलोटैक्सी। अब सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है फिलोटैक्सी की, फिलोटैक्सी द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव द स्टेम और ब्रांच। फिलोटैक्सी क्या है? फिलोटैक्सी है पत्तियों पर, फिलोटैक्सी है पत्तियों पर, पत्तियों का स्टेम पर लगने का जो क्रम है उसे फिलोटैक्सी कहते हैं। पत्तियां जिस क्रम में स्टेम पर लगी रहती हैं उसे कहते हैं फिलोटैक्सी। 3 तरीके दिखाए हैं। पहला ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है ऑल्टरनेट, एक के पीछे एक ऑपोजिट ये, और एक ही जगह पे कई पत्तियां, वो है वर्ल्ड। 3 दिखाई है। ठीक है, इनमें और भी बहुत टाइप हैं, आपको पढ़ाए नहीं जा रहे भाई, आप चक्कर में ही ना पढ़ना, आपको कोई चक्कर नहीं है भाई, आपको निकालना है नीट, प्लांट का वैज्ञानिक नहीं बनना, समझ रहे हो ना। पौधे इतने ही जानो जितने जानने हैं, समझ आई। तो कॉमन बात जाननी है, ज़्यादा बकवासबाजी नहीं जाननी। ज़्यादा होता तो ये ज़्यादा बताती किताब, कम है तो कम पढ़ो, टेंशन लो ना। देखो तो यहाँ से देखो सीधा सीधा याद करना है क्या, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, जैसे कि चाइना रोज, जैसे कि मस्टर्ड, जैसे कि सनफ्लावर प्लांट। ऑपोजिट में दिया है गुआवा और कैलेट्रोपिस, सॉरी कहाँ गया, ऑपोजिट में दिया है कैलेट्रोपिस और गुआवा, और इसमें दिया है अल्स्टोनिया, और आप नीडियम इसमें ऐड कर लो, नीडियम। ठीक है, ये तो 3 दिए हैं। इनमें भी डेकासेट है, ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट में टाइप्स होते हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ाए जा रहे। ठीक है, तो ये 3 तरीके दिए हैं, इनके सीधे सीधे एग्जाम्पल याद करने हैं, हो गया काम। नेक्स्ट देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों का रूपांतरण। पत्तियां क्या मॉडिफाइड होती हैं, डिपेंड करता है क्या क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। एक आधी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी भी नहीं है ऐसे ही लिखा है। लीव्स आर मोर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। यहाँ से याद करना है, लीव टेंडिल यानी टेंडिल्स ऑफ पी, यानी मटर के टेंडिल और गॉर्ड्स के टेंडिल, ग्रेप वाइन के टेंडिल आपस में एनालॉगस हैं, क्योंकि दोनों टेंडिल हैं पर ये लीफ टेंडिल है, एक्चुअल में लीफलेट टेंडिल होते हैं, पर यहाँ लीफ है तो लीफ याद करेंगे। दे आर कन्वर्टेड इन स्पाइंस, डिफेंस इन कैक्टस। फिर लिखा है, अगर आप कैक्टस में देखोगे तो कैक्टस में पत्तियाँ क्या बन जाती हैं, स्पाइंस बन जाती हैं, और स्टेम हो जाता है फोटोसिंथेटिक। ओपुंशिया में जैसे कि आपने देखा, उसी की बात हो रही है, ओपुंशिया के स्पाइंस हैं, कैक्टस मतलब ओपुंशिया की बात हो रही है, ध्यान रखना। द फ्लैशी लीव ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, ये एक्चुअल में जो देखते हो ये है लीव जिसमें आप फूड स्टोर होता है, और ये जो नीचे है ये स्टेम होता है, यहाँ पर कंडेंस स्टेम आप देखते हो अनियन का नीचे ये है छोटा सा। इन सम प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, ठीक है किंकर है किंकर, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। पिटियोल, ये जी ये मार्क कर लो जी भाई, होगा काम आपका बस। पिटियोल जो होता है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, फोटोसिंथेटिक पिटियोल को फिलोड कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिटियोल इज कॉल्ड एज फिलोड, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। यहाँ से पूछेंगे फिलोड किस में होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, कोई दिक्कत तो नहीं। फोटोसिंथेटिक पिटियोल कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, कर दोगे। लास्ट लाइन है, लीव ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवस प्लांट सच एज पिचर प्लांट यानी निपेंथिस, विनस फ्लैट्रैप, ड्रोसेरा, और ये आपकी मॉडिफाइड होकर क्या बनाती हैं, मतलब मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो इनमें पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये था आपका इस वीडियो में जितना भी काम हो सकता था वो। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं द इन्फ्लोरेसेंस। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, अगर आपने पूरी देखी है तो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा अगला वाला पार्ट, और इसी तरह से चैनल पर आपके वीडियो आती रहेंगी। और दिल से बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट करना, अगर वीडियो देखी है तो पूरी। और 11th क्लास 12th क्लास NCERT बायोलॉजी क्वेश्चन PYQ सब चैनल पर मिलेगा, बस लगातार सपोर्ट करता रहूँगा। आप भी मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।